डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान के संपूर्ण किताब से 22 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे संवेदनशील क्यों बन जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो संवेदनशील क्यों बन जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इतनी कठिनाई परिस्थितियों में रहते हैं, यानी ये बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हैं, इनके पास ज़्यादा गरीबी होती है कि उनको भोजन, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तथा उनकी विभिन्न क्षमताओं का भी समुचित विकास नहीं हो पाता, इसलिए वे संवेदनशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा को परिभाषित करें। तो देखिए इसका उत्तर, सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। ये रेखाएं अपनी दिशा तथा स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रभावों को व्यक्त और सर्जन करती हैं। सरल रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं: ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, तिरछी रेखा या फिर विकर्ण रेखा। देखिए एक तो हो गया, देखिए इस प्रकार से दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये सरल सीधी रेखा हो गया। ये भी हो गया सरल सीधी रेखा। और एक देखिए ये भी सीधी सरल सीधी रेखा हो गया, और एक ये भी सीधी रेखा हो गया। तो ये हो गया सीधी रेखा, ये हो गया, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो गया तिरछी रेखा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैशन से क्या आशय है। तो देखिए उत्तर, फैशन एक ऐसी शैली अथवा शैलियां हैं जो किसी एक काल अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में होती हैं। देखिए फैशन ऐसी शैली है जो किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलन होती है, सबसे अधिक उसका डिमांड होता है। जैसे कि देखिए एक बार फैशन आया था जींस का, तो सब लोग जींस ज़्यादा पहन रहे थे, तो जींस का फैशन आया था। तो ये होता है फैशन कुछ समय के लिए होता है, कोई जैसे कोई समय होता है, उस समय में कोई चीज़ ज़्यादा प्रचलित होती है, ज़्यादा फेमस होती है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तथा कौन सी मशीन सबसे अधिक सुविधाजनक होती है। देखिए उत्तर, वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य रूप तीन प्रकार से हैं। नंबर एक है पूर्णतया स्वचालित मशीन जो अपने आप चलती है, मतलब सिर्फ बटन दबाना पड़ता है। दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीन, यानी इसको इसमें थोड़ा हाथ से भी काम करना रहता है। तीसरा है हस्तचालित मशीन, इसको पूरी तरह हाथ से चलाना होता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं वस्त्रों की धुलाई मशीन। तो इन तीनों में से पूर्णतया जो स्वचालित मशीन है ये सब सर्वाधिक ही सबसे अधिक सुविधाजनक है, सबसे सरल है। तो यहाँ पे पहली मशीन जो है ये सबसे अधिक क्या है, सुविधाजनक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था विभाग के दो मुख्य कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, गृह व्यवस्था का मुख्य कार्य स्वच्छता और सफाई है, अतः उसके दो मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर एक, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना तथा स्वच्छता की देखभाल करना। दूसरा है स्वच्छ कपड़ों का रखरखाव तथा स्वच्छ कपड़ों का रखरखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार के लीलन बी तथा ड्रेसों को बदलना। ये होता है गृह व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार के दो तीन पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सन 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार देखिए क्या क्या हैं। देखिए पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, और तीसरा है चयन का अधिकार, और फिर चौथा है सुने जाने का अधिकार, और पांचवा है निवारण का अधिकार, और फिर छठवां है शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को ये 6 अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए उत्तर, विकास संचार की मुख्य विधियां अभियान, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये हैं विकास संचार की मुख्य विधियां। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निगमित संप्रेषण से आप क्या समझती हैं। देखिए इसका उत्तर,
निगमित संप्रेषण स्थानीय व वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम और प्रभावी मार्ग है। क्या जो निगमित संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है। तो उत्तर देखिए, घरेलू महिलाओं की स्थिति में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्यों को सवेतन कार्य के समतुल्य समझा जाए। जिस प्रकार से पुरुष लोग बाहर से पैसा कमा के लाते हैं, उसी प्रकार जो महिलाएं घर में काम करती हैं उससे भी एक कार्य समझना चाहिए कि अगर उसका महिलाएं कार्य नहीं करे तो वेतन दर के कार्य कराना पड़ेगा। इसके उन्हीं उसी के समान समझना चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिवार एक समाज घरेलू महिलाओं की भूमिकाओं एवं किए जाने वाले कार्यों को उत्पादन गतिविधि के समान ही महत्वपूर्ण माने तथा उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान समझे। यानी एक प्रकार से उनकी की मतलब वो भी एक आर्थिक सहयोग कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, ये उनका एक प्रकार से आर्थिक योगदान समझा जाए। तब महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ सकता है, घरेलू महिलाएं जो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, हमारे देश में बच्चों में कुपोषण यानी कि अल्प पोषण यानी उनका पूरी तरह पोषण ना हो पाए तो उसे कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के मुख्य कारण है नंबर 1 भोजन की अपर्याप्तता यानी भोजन की कमी। दूसरा है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके। तीसरा है अपर्याप्त जल एवं सफाई की स्वच्छता। चौथा है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, जैसे कि जो लोग गरीब हैं वो लोग अच्छे तरीके से दवा नहीं करवा पाते। और पांचवा है शिक्षा स्तर का निम्न होना यानी निम्न शिक्षा, जैसे किसी का पैसा अधिक नहीं, वो लोग बच्चों को कम पढ़ा पाते हैं। तो ये सभी हैं कुपोषण के कारण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बाल अपराधी किसे कहते हैं। तो देखिए, छोटी आयु के वह बच्चे या बालक व बालिकाएं जो बाल अपराध कहलाते हैं, जो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जो लोग बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के हैं और लोग कोई अपराध करते हैं तो वो अगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो बाल अपराध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वक्र रेखा क्या है। तो देखिए, वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करती हैं। वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया है। सिलाई मशीन ने किस प्रकार से हस्तशिल्प में योगदान दिया है, यहाँ पे रहेगा नहीं। तो देखिए, वस्त्र निर्माण एक परिधान उद्योग के क्षेत्र में सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांति ला दी। इसने हस्तशिल्प को उद्योग में परिवर्तित कर दिया। जो लोग हाथों से डिजाइन बनाते थे कपड़ों में, सिलाई मशीन आने के बाद एक व्यापार बन गया, उद्योग बन गया। वर्ष 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलाने के लिए पांव पक्के यानी कि ट्रेंडल जिसे कहते हैं, ट्रेंडल को विकसित किया, जिनसे वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया। शुरुआत में सिलाई मशीन का उपयोग युद्ध के समसैनिक यानी युद्ध में जो कुछ सैनिक होते थे उनकी वर्दियों को सिलने के लिए किया जाता था। कब? जब शुरुआत में सिलाई मशीन बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू क्या हैं। तो उत्तर देखिए, नंबर 1 वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रंग रूप और चमक को बनाए रखना, ये भी क्या है, देखभाल है। दूसरा, वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। दूसरा है भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त करना और यदि उसके प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें सुधार करना। ये हैं वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के पहलू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद बताइए। तो देखिए, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद मुख्य हैं। नंबर 1 शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन,
पर्यवेक्षक प्रबंधन तथा प्रचलन स्टाफ प्रबंधन, ये 5 प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वूल मार्क क्या है। तो देखिए, यह अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय, यहाँ पर रहेगा क्या, ऊन जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यानी जो अच्छे ऊन बनाते हैं, अच्छे ऊनी कपड़े बनाते हैं, उनको यह चिन्ह दिया जाता है। यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद उन्हें प्रदान किया जाता है, जो वूल मार्क चिन्ह होता है। यानी कि इनके द्वारा बनाए गए जो है वस्त्र क्या है, सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझती हैं। तो देखिए, विकास में परिवर्तन का सूचक है, इसके द्वारा स्थिति को पहले से बेहतर या अच्छा बनाया जाए। देखिए, जैसे कि लोग पहले आपके दादाजी हैं, पहले गरीब थे, आपके पिता ने थोड़ा स्थिति सुधार किया तो थोड़ा अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये होता है विकास। विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण अथवा हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन या प्रगति में सुधार लाना, यही होता है विकास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। तो देखिए, यहाँ पर रहेगा निगमित। तो निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 है ब्रांड सृजन और रखरखाव करना, दूसरा है संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, और तीसरा है संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। यह है निगमित संप्रेषण की मुख्य 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है। तो देखिए, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है। नौकरी और जीविका होती है उसे, यानी आय मतलब कमाने का एक रास्ता माना जाता है। इस अर्थ में कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होते हैं। नौकरी रूपी कार्य से प्राप्त होने वाले आय से संतोष की प्राप्ति, यानी जो पैसा मिलता है उसे संतोष मिलता है, जो हमने काम किया, और उससे हमारा घर परिवार चलता है, यही होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है नरम आहार से क्या आशय है। देखिए, नरम आहार क्या होता है, जो पाचन तंत्र में आराम से पच जाए, वो होता है नरम आहार। जैसे खिचड़ी हो गया, मूंग का दाल हो गया, ये सभी क्या है, नरम आहार। तो देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, आहार की तरलता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में से एक है नरम आहार। नरम आहार उस आहार को कहा जाता है जिसे अत्यधिक चबाने की आवश्यकता नहीं होती तथा उसका पाचन सरलता से हो जाता है। इस आहार में अधिक रेशेदार या गैस बनने वाले खाद्य पदार्थ प्रायः नहीं होते। मुख्य रूप से खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड तथा पुडिंग आदि नरम आहार के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अति पोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है। उत्तर देखिए, अति पोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा है। यानी अति पोषण यानी बहुत अधिक खाने का मतलब है कि प्रतिकूल परिणाम क्या, शारीरिक वजन में शरीर का वजन बढ़ जाता है और मोटापा हो जाता है। अति पोषण की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्तचाप, यानी ब्लड जो कहते हैं, उच्च रक्तचाप मतलब कि जिसे कहते हैं बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गठिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे की गतिविधियां तथा अनुभव में वृद्धि होने लगता है। वैसे इस आयु में भी बच्चा केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है तथा उसके मेल जोल का दायरा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 गृह विज्ञान के 22 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, अगर आप इस 22 प्रश्नों को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।